हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीएड विद एसएसपी में। आज हम सीसी 6 का यूनिट 2 और यूनिट 3 करेंगे, जो कि सेम वही पैटर्न है, बीएड सेकेंड ईयर का कर रहे हैं हम और सीसीएस यूनिवर्सिटी का है। तो सीसी 6 में जो कि हमारे बुक का नाम है सीसी 6 और जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी इस बुक का नाम है। एंड जो हम यूनिट करने वाले हैं 2+3 यूनिट 2 का नाम है आपका जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास कि इसमें हम आगे क्या करने वाले हैं, क्या क्या इसमें क्वेश्चंस हैं। दोनों यूटीज़ को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया है। इन यूटीज़ में और भी क्वेश्चंस हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ़िलहाल ये जो क्वेश्चंस हमने बनाए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, और क्वेश्चन 1 आपका रहता है मीनिंग ऑफ हिडन करिकुलम। देखिए हिडन करिकुलम का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस हिडन करिकुलम को किसने दिया है। इफ़ यू राइट इट्स नेम इन योर एग्जामिनेशन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपने इसका नाम लिखा एग्ज़ाम में तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इनका नाम है फिलिप जैक्सन। नाम है इनका फिलिप जैक्सन। क्या नाम है? फिलिप जैक्सन। तो ये हिडन करिकुलम जो आइडियोलॉजी थी, जो कॉन्सेप्ट था, वो फिलिप जैक्सन ने दिया था। कब दिया था? 1968 में। तो फिलिप जैक्सन ने ये आइडियोलॉजी दी थी किसकी? हिडन करिकुलम की, 1968 में। दैट वेरीफाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ अननेसेसरी एंड अनडिजायर्ड थिंग्स इन स्कूल। मीन्स कि ये वेरीफाई करता है उन बातों को, जो ऐसी चीज़ें जो इनडिस्क्राइब्ड होती है, मीन्स कि बताई नहीं जाती हैं, एक्चुअल में पढ़ाई नहीं आती है, लेकिन उस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल हिडन करिकुलम में आप ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो कि गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को बताना हाउ टू टॉक एंड हाउ टू कम्युनिकेट टू अदर पर्सन, एंड बॉयज़ को बताना है हाउ टू रिस्पेक्ट अदर पर्सन, हाउ टू रिस्पेक्ट गर्ल्स एंड हाउ टू टॉक टू गर्ल्स। ये सभी चीज़ें जो हैं ये आपको किसी बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगी, बस ये आपको एक वैसे ही एज अ मोरल वे में समझाया जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड द हिडन करिकुलम। सो होप्स कि आपको क्लियर होगा। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय फिलिप जैक्सन इन 1968। और ये हिडन करिकुलम ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बुक्स में देखने को थोड़ा कम मिलेंगी, वो नेचुरल लाइफ में आप उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो मोरालिटी के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ टीचर। देखिए एट्रीब्यूट्स की जो मीनिंग आप ले सकते हैं, इसका सिनोनिम एट्रीब्यूट्स का होता है फीचर्स। इट मीन्स कि एडवांटेजेस या मेरिट या कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो एक टीचर टीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। सो देखिए, आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, इफ़ यू आर अ टीचर देन यू हैव टू राइट योर आंसर with the describing your daily activities that you do with your work with heartily and with your aim। अगर आप एक टीचर हैं तो आप वो सभी आंसर लिख सकते हैं जो कि आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, जो कि आपके डेली टीचिंग मेथड से रिलेटेड है कि आप किस तरह से पढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है और ये रियलिटी है कि नेक्स्ट डे आपका यूपीएससी के एग्ज़ाम है और लास्ट डे आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अटेंड योर नेक्स्ट डे एग्ज़ाम। और कहीं कुछ ऐसा भी होता है कि एज ए टीचर आप टीच कर रहे होते हैं, आपको बहुत सारे काम होते हैं, आपको अपने स्टूडेंट्स को भी देखना पड़ता है, स्टूडेंट्स के यूटीज़ वगैरह भी साथ में हो जाते हैं। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई यूनिवर्सिटी जो ऐसी होती हैं जो कि अपने चीज़ें चेंज कर देती हैं, तो उसके बिहाफ पे आपको कई चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, कई आपका शेड्यूल चेंज करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में आप किस तरह से डील करते हैं, आपको कितना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, कितना ज़्यादा कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा सहनशील होना चाहिए, कितना ज़्यादा आपको डेडिकेटेड होना चाहिए, ये चीज़ आपको बताई गई है। सो होप सो कि अगर आप इसको आंसर लिखने जा रहे हैं तो यू कैन राइट अ हैबिट ऑफ अ गुड टीचर। सो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज मोस्ट हार्ड। सो वी कम टू द टॉपिक, दे मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन। देखिए टीचर्स की कम्युनिकेशन गुड होनी चाहिए एज वी ऑल ऑफ नो, एंड मस्ट हैव प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल नॉलेज खासकर गवर्नमेंट स्कूल में या तो नहीं होती है या ना के बराबर होती है, और इनको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि आज भी बहुत सारे विलेजेस हैं और आज भी बहुत सारे स्कूल्स हैं
आज भी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, आज भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे इंडिया में जहाँ के बच्चे प्रीफेयर नहीं करते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में जा सकें, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। मींस कि गवर्नमेंट स्कूल में जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे टाइम पे इन टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, लेकिन वो ऐसा करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, करना नहीं चाहिए लेकिन करते हैं। सो वी कैन डू वी कैन से दैट द attributes of teacher includes the good communication, professional knowledge of their subject, एटलीस्ट उनको अपने सब्जेक्ट की तो नॉलेज होनी चाहिए, इतना तो बच्चे डिजर्व करते हैं। दे मस्ट हैव नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, टेक्नोलॉजी की नॉलेज गुड होना या बेस्ट होना ज़रूरी नहीं है। टेक्नोलॉजी की नॉलेज एटलीस्ट एवरेज से ऊपर होना तो ज़रूरी है। अगर आपको टेक्निकल कुछ पता ही नहीं है, पीसी कैसे ओपन करते हैं, लैपटॉप किसे कहते हैं, उसको ओपन कैसे करते हैं, शट डाउन का मतलब क्या है, कोई टाइप कैसे करते हैं, कुछ आपको एप्लीकेशन लिखना हो, ईमेल सेंड करना हो, अपलोड करना हो, इनलोड करना हो, सेंड ईमेल को रिसीव करना हो या उसको राइट करना हो, आपको सीसी का मतलब नहीं पता, बीसीसी का मतलब नहीं पता, सो हाउ कैन यू से अ टीचर योर सेल्फ? सो दीज काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दीज काइंड्स ऑफ knowledge is very essential for a teacher, and these kinds of knowledge is not a high advanced knowledge, it is a basic knowledge. इन सभी तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप टीचर है। ये कोई बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज नहीं होती है, आपको ये सब चीज़ होनी चाहिए। देखिए, मैं सभी टीचर्स के बारे में तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत से टीचर्स, खास करके गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स ऐसे होते हैं, यूपी बिहार के टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल के ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी केयर नहीं करते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। सोशल मीडिया पे भी आप कई चीज़ें देख सकते हैं, हालांकि सोशल मीडिया पे मैं आई डोंट थिंक सो कि वो चीज़ें रियलिटी दिखाते हैं, बट कुछ चीज़ जो रियल में हुई हैं और उसे एनालाइज किया गया है, तो उसके बिहार पे आप ये देख सकते हैं कि टीचर सो रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे, या बच्चे भी साथ में सो रहे हैं, टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, टीचर गायब हैं, टीचर फ़ोन में लगे। इवन एक तो ऐसा देखा गया है कि जो फीमेल टीचर होती हैं स्कूल में आके वो अपना स्वेटर बुन रही हैं। तो ये क्या है? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं। ये थोड़ा सा आयरनी लगता है, बट इंडीडली इट इज़ वेरी हार्ड टू एक्ट। आप कैसे इनिशियली कैसे एक्ट कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि एज अ टीचर आपने कैसे किया होगा। सो वी कम टू द टॉपिक। आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए एंड प्रोफेशनल नॉलेज इज मस्ट एंड मस्ट बी वेल प्रेजेंटेबल एंड गुड लिसनर। देखिए, वेल प्रेजेंटेबल का मतलब होता है आपको यू हैव गिवन अ वर्क और आपको वो काम करके दिखाना है। आपको एक काम दिया गया है, वो आपको काम बहुत अच्छी तरह से करना है, गिवन टाइम में करना है, एंड होप सो कि आपको जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ दी गई हैं आप उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करें, और जो दे रहे हैं आपको काम वो उनकी बात आप पूरी ध्यान सुने। ये नहीं कि टीचर ने आपसे कहा कि सर आप एक अटेंडेंस फाइल बना दीजिए, सर या मैडम आप एक अटेंडेंस फाइल बनाइए, आपने उनकी बात पूरी सुनी नहीं, कहा कि हाँ ठीक है मैं बना दूंगा। दिस इज़ नॉट a way of talking, and in this situation you are not a good listener. So हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमें गुड लिसनर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद दे मस्ट बी फेयर एंड ऑनेस्ट टू ड्यूटी। देखिए, स्पेशली टीचर के लिए नहीं है, ये है हर किसी के लिए। आप अपनी ड्यूटी के लिए, आप अपनी जिम्मेदारी के लिए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मस्ट फेयर एंड गुड एंड ऑनेस्ट। आपको अपनी ड्यूटी के लिए ईमानदार, अच्छा और एक अच्छे वे में काम करने वाला इंसान होना चाहिए कि नॉर्मली आप उसको ठीक तरह से कर सकें। जायज़ तरीके से अपना कोई भी काम है तो उसको करें, बहुत ज़रूरी है। पता नहीं लोग बस सोचते क्यों नहीं है, बट उन्हें सोचना चाहिए। सम पीपल थिंक्स दैट लाइफ इज़ गिवन ओनली फॉर वन डे, सॉरी ओनली फॉर वन टाइम। सो वी शुड डू all those things that we can't after dying. But according to me, the life is given only for one time. You must be do all those things that is very necessary for you, that after your death the whole world, whole people and whole your known persons would remember you. So we come to the topic. मैं बताना चाहूँगा कि लाइफ आपको सिर्फ एक बार दी जाती है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इसी लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें कर लें, लेकिन कुछ लोग ये नहीं सोचते कि लाइफ सिर्फ एक बार दी गई, हम उस एक लाइफ में एक ऐसा काम करें जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, जो उनको याद आए आफ्टर डेथ, यानी उनके डेथ के बाद भी लोग उनको याद करें। जैसे कि आप बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज देख सकते हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी देख सकते हैं जिनको आज भी हम याद करते हैं। प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं, APJ अब्दुल कलाम, उनको आज
हम आज भी याद करते हैं और उनके सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स के लिए याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन उनके अंदर पॉजिटिविटी इतनी थी कि हम नेगेटिविटी को भूल चुके हैं। ठीक इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे फॉर्मर पीएम थे, उनके अंदर भी गुडनेस थी। तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर बुराइयां नहीं थी, लेकिन हमने उनके अंदर की जो गुडनेस है, उनके जो अपोजिशन है, दे ऑल्सो लव दैम। और ये प्यार इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक टाइम पर अपने देश को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी अपनी नौकरी से। यूएस से उनको वार्निंग मिली थी कि अगर आपने परमाणु बम का परीक्षण किया तो इंडिया पे हमला हो सकता है, आपकी जॉब जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, ये एक अलग टॉपिक है। बट उन्होंने उनके अगेंस्ट जाके प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जो उस समय साइंटिस्ट थे, उनके साथ साइंटिस्ट भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने परमाणु परीक्षण किया। एंड फ्रॉम दैट टाइम इंडिया हैव अ 2 एटॉमिक बम। ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। डिफाइन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। देखिए रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल राइट जो है थोड़ा सा अलग अलग है। वुमेन्स के लिए क्या क्या राइट है? दीज आर द राइट्स ऑफ वुमेन रिलेटेड टू देयर रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल लाइफ। ये दोनों जो राइट हैं वुमेन के लिए होते हैं, रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड है। दिस में इंक्लूड्स राइट्स टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। उनको देखिए महिलाओं का पूरा ये राइट होता है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दें, वेदर शी वुड बी प्रेग्नेंट इन एनी इंसिडेंट और इन हर डिज़ायर। दोनों सिचुएशन में ये उनका राइट होता है कि वो प्रेगनेंसी को अपने टर्मिनेट कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह उनसे ये नहीं पूछ सकते हैं, नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इफ़ शी इज़ नॉट एग्री टू बर्थ दैट चाइल्ड, सो नो वन कैन फोर्स हर टू बर्थ और डिलीवर दैट चाइल्ड। सो we come to the next topic and gain access of reproduction health services। देखिए महिलाओं के पास ये भी राइट्स होता है कि उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज ज़रूर मिलना चाहिए। ये हमारे देश की कामचोरी है और हमारे नेताओं की बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ हैं जो वो ऐसा करते हैं कि उनके पास तक चीज़ें नहीं पहुँचाते। ये बहुत गलत है। अभी कुछ दिन पहले भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, कहीं पे हड़ताल हो गया था, कुछ कर्फ्यू वगैरह हो गया था, तो उसके कारण देखा गया है एमपी में कि एक जो महिला थी शी वॉज प्रेग्नेंट। सो उसके नेबर्स या उसके रिलेटिव्स जो हैं उसको एक घाट पे ले जा रहे हैं, वो भी इतनी दूर, एंड इन बिटवीन द वे ही डिलीवर्ड अ चाइल्ड। सोचिए ये कितनी गलत बात है। आप कई चीज़ें देखते हैं कि सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और उनको बीच में ही इतना ज़्यादा पेन होता है कि उनको डिलीवर करना पड़ जाता है, प्रसव पेन इतना ज़्यादा होता है, तो ये गलत है। गवर्नमेंट जो भी ऊंचे ऊंचे वादे करती है, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए एज अ गुड वोटर कि आपने जिसको चुना वो कर क्या रहे हैं। एक फीडबैक लेना भी चाहिए और देना भी चाहिए। सो नाउ वी कम टू द टॉपिक। द टॉपिक इज द वुमेन हैज़ टू राइट टू प्रेगनेंसी, टर्मिनेट द प्रेगनेंसी एंड गेन एक्सेस टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट है बेसिक राइट्स ऑफ दीज। अब इनके कुछ बेसिक राइट्स भी हैं, वो क्या हैं? फैमिली प्लानिंग। देखिए वुमेन अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकती है कि बच्चा ही उन्हें कितना चाहिए, कब चाहिए, कैसा चाहिए, कितने दिन बाद चाहिए, और जेंडर कौन सा चाहिए ये नहीं कर सकते हैं। ये तो बस गॉड गिफ्टेड होता है, ये किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि जेंडर आपके पास बच्चा है, लड़का ये लड़की आई है, डजेंट मैटर, ये गलत है। नेक्स्ट है गैप बिटवीन चिल्ड्रन। आई हैव टोल्ड यू दैट गैप बिटवीन चिल्ड्रन ये वो डिसाइड कर सकती हैं फीमेल्स। हालांकि हमारी जो कंट्री है इट इज़ अ मेल डोमिनेंट कंट्री, यहाँ पे पुरुषवादी समाज है, वहाँ पे उनकी चलती है। लेकिन महिलाओं को जो राइट्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो ये हैं कि वो डिसाइड कर सकती हैं कि उनको गैप कितना रखना है, और ये ज़रूरी भी है। गैप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेल्स जो होते हैं ज़्यादातर बाहर होते हैं, घर में जो महिलाएं होती हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम 3 या 4 साल का गैप हो 2 बच्चे में तो काफ़ी बेटर रहता है, हेल्थ के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। चलिए आगे आते हैं। सेक्सुअल राइट्स उनके क्या है महिलाओं के? इट गिव्स राइट्स टू वुमेन ऑफ प्राइवेसी। देखिए सेक्सुअल राइट में वुमेन्स को प्राइवेसी करने का पूरा अधिकार है। इट मीन्स कि सेक्सुअलिटी से लेकर वो अपनी हर चीज़ को प्राइवेटली कर सकते हैं, प्राइवेसी है। ये नहीं कि वो उनको फोर्स किया जाए कि आप ओपन में कुछ चीज़ें ऐसी करो जो आप पब्लिकली कर नहीं सकते हैं। पब्लिकली नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये उनका राइट है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं किसी भी वुमेन को कि जैसे कि आपने अभी 5-6 दिन पहले एक केस भी देखा होगा कि कुछ
पूजा स्थल पे दो मियाँ बीवी आपस में थोड़े से रोमांटिक हो गए थे, तो उनको फिर लोगों ने हटाया, पुरुष जो पति देव थे उनकी थोड़ी सी धुलाई हो गई। तो ठीक है, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे अब लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। लेकिन अगर ये बात आती है वुमेन ऑफ प्राइवेसी, तो अगर ये चीज़ अगर कहीं ऐसे प्लेस पे हो रही होती जो कि पब्लिक प्लेस नहीं होता या कोई अलग प्लेस होता, तो वहाँ पे उनको पूरी प्राइवेसी का राइट होता है। इट मीन्स इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन फीमेल्स दैट शी वॉन्ट्स प्राइवेसी और नॉट। मीनिंग ये है कि उनको प्राइवेसी का पूरा हक है और वो प्रिफेयर करती हैं। हमारे यहाँ इंडिया में 70-80% जो फीमेल्स वो प्रेफर करती हैं कि हाँ भाई प्राइवेसी होनी चाहिए इस चीज़ की। नेक्स्ट है राइट टू लिबर्टी। इनको लिबर्टी होनी चाहिए। लिबर्टी मीन्स कि कहीं भी जॉब कर सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, कुछ भी रिसर्च कर सकती हैं, तो ये इनके पास एक पूरा प्रॉपर राइट होता है। फ्री फ्रॉम वायलेंस, वायलेंस से इनको आज़ादी देनी चाहिए। वायलेंस ये नहीं चाहते हैं, अगर वायलेंस नहीं चाहते हैं तो इनके लिए वायलेंस नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि ऐसी हरकतें करती हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी फीमेल्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइप के जो राइट्स हैं उनका वो गलत फ़ायदा उठाती हैं। फिलहाल अगर हम टॉपिक पे आएँ तो ये इनके राइट्स होते हैं कि गिव्स राइट्स टू वुमेन ऑफ प्राइवेसी, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू नॉन वायलेंस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन 9 था UT3 का और ये आपका क्वेश्चन 10 है UT3 का। गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ NCF 2000 एंड NPE 1986। देखिए NCF क्या होता है? NCF की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF आपका आ सकता है, NCF की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसका मतलब ये होता है कि एम टू प्रोवाइड ओपन लर्निंग सिस्टम, स्ट्रेस फ्री अर्ली चाइल्डहुड एक्सेट्रा। ठीक है, इसका एम ये है कि आपको ओपन लर्निंग, सपोज़ कि आप जॉब करते हैं, आप फिर भी अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ऐसे टाइम पे ये जो NCF है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इन्होंने ही आपको ये फैसिलिटीज़ दी है कि आप ओपन लर्निंग से स्टडी अपनी कर सकते हैं, मीन्स कि कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी स्टडी कर सकते हैं। एंड ये रिकमेंडेशन था NPE का जो कि 1992 में बना था। इट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि कुछ इसमें बदलाव हुए थे 1992 में, तो उसके बाद ये चीज़ हमारे नॉलेज में आई जो कि 2000 पर बेस्ड है और ये हमें देता है स्ट्रेस फ्री अर्ली चाइल्डहुड एंड प्रोवाइड ओपन लर्निंग सिस्टम। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक NPE 1986। देखिए NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, NPE की फुल फॉर्म होती है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, दैट वाज फर्स्ट established or you can say that was first launched in year 1968 at the time of PM इंदिरा गांधी। उनके टाइम पे ये लॉन्च किया गया था और बताया गया था कि जितनी भी महिलाएं हैं या जितने भी पुरुष हैं सभी को राइट्स देने चाहिए, एजुकेशनल राइट्स देने चाहिए, whether they belong to any religion, any caste, doesn't matter, but they all must have the right to the education, so they must have given the right of education। उन सभी को एजुकेशन लेने का अधिकार है, तो उनको वो सारे अधिकार मिलने चाहिए। किसने कहा था ये? PM इंदिरा गांधी ने। कब कहा था? 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में कहा था। आगे जाके ये जो आपका NPE है इसमें कुछ इंप्लीमेंट होता है और आगे जाके क्या होता है, ये 1986 हो जाता है। किसके टाइम पे? PM राजीव गांधी के टाइम पे। तो PM जब राजीव गांधी के टाइम पर होता है तो ये राइट्स देता है फीमेल्स को कि जितने भी फीमेल्स हैं, वेदर शी बिलोंग टू ट्राइबल, इवन ट्राइबल फीमेल्स कैन बी कंटिन्यू देयर स्टडीज़, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें हाउस वाइफ भी कंटिन्यू कर सकती हैं, इसमें किसी भी एज की जो महिलाएं हैं वो भी कर सकती हैं। और यहाँ तक कि इसमें एक पॉइंट ये भी लाया गया था कि आप को एजुकेशन भी कर सकते हैं, मीन्स क्वाड एजुकेशन भी कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि स्ट्रेंथ कितनी है बॉयज़ की या गर्ल्स की, बस आप क्वाड एजुकेशन कर सकते हैं। तो ये इसके सारे जो मतलब इम्प्लीमेशंस थे, सारे इसके प्रोग्राम्स थे, सारे इसके एम थे कि इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमारे 4 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राइट द मीनिंग ऑफ हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम जो होता है वो फिली जैक्सन द्वारा किया था, 1968 में किया गया था। इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, जो चीज़ें किताबों में मेंशन नहीं है, उसको भी हम स्टूडेंट को सिखाएं, उसको भी हम स्टूडेंट को बताएं ताकि वो अपने डेली लाइफ में, अपने आसपास की लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में वो चीज़ ग्रोथ कर सके जो कि उसके लिए नीडेड है। दीज वैल्यूज आर आल्सो कॉल्ड द moral values। Okay, now we come to the next topic. What are the essential attributes of teachers? Essential feature आपको teachers के बताने हैं। So they must be educated, they must be good listener, they must be
गुड कम्युनिकेशन एंड दे मस्ट बी प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ देयर सब्जेक्ट, प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए उनको, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, वेल प्रेजेंटेबल होने चाहिए और गुड लिसनर होने चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ये पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया है, बट ये आपको याद रखना है कि रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, एटलीस्ट कोशिश करें कि रिजल्ट बना सकें, और मस्ट बी फेयर एंड ऑनेस्ट, अपने काम के साथ फेयर एंड ऑनेस्ट होना चाहिए, जो कि हर प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 9 यूटी 3 का, डिफाइन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल राइट्स ऑफ द वुमेन। रिप्रोडक्टिव राइट्स जो होते हैं वुमेन के, वो ये होते हैं कि वो अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस, वो उनको ये पूरा अधिकार है कि उनको हेल्थ सर्विसेज का एक्सेस मिले, पहुंच मिले, कि हेल्थ सर्विसेज उनके पास तक पहुंचे। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक राइट्स की, तो बेसिक राइट्स का उनका ये है कि वो अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकती हैं, गैप बिटवीन सन्स यानी गैप बिटवीन चिल्ड्रन कर सकती हैं, बच्चों में कितना उनका अंतर होना चाहिए ये कर सकती हैं। इनके लिए जो मेडिसिन वगैरह था वो सभी उनको समटाइम्स प्रोवाइड और फ्री प्रोवाइड करवाना जरूरी होता है गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सारी चीज़ें हैं कि बच्चों में अंतर रखने का तरीका, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री करवाया जाता है। तो अब बात करते हैं इनकी सेक्सुअल राइट की, तो सेक्सुअल राइट इनका ये है, गिव्स राइट टू वुमेन ऑफ प्राइवेसी, राइट टू लिबर्टी फ्री फ्रॉम वायलेंस। राइट ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी आपको पता है, लिबर्टी भी आपको पता है, और फ्री फ्रॉम वायलेंस तो आपको पता ही होगा। So now we come to the next topic. Give a short introduction of NCF 2000 and NPE 1986. NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपको याद रखना है, इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, एग्जाम में आ सकता है, आपको याद रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। Was based on recommendation of the NPE 1992. NPE 1992 पे बेस्ड था। NPE मीन्स नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पे बेस्ड था 1992 पे, जो कि आगे जाके जब इसमें चेंजेस आए तो ये 2000 चेंज में इसको नाम दे दिया गया एनसीएफ। एनसीएफ हमें ये बताता है, पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये हमें ये बताता है कि कोई अगर स्टूडेंट चाहता है करस्पॉन्डिंग से स्टडी करना, इट मीन्स कि ओपन लर्निंग से स्टडी अगर करना चाहता है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थे। उसके लिए जो भी इन्होंने स्कीम्स निकाले वो एनसीएफ के संस्था ने निकाली है, ठीक है। और स्ट्रेस फ्री अर्ली चाइल्डहुड भी इनका देने का एक मकसद था। इसके बाद आता है एनपीई 1986, इसकी फुल फॉर्म थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। इट वाज लॉन्च्ड बाय एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी इन 1968। इन दैट टाइम इट्स एम वाज टू स्प्रेड द एजुकेशन ऑल ओवर द इंडिया एंड देयर इज़ नॉट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। उस समय इंदिरा गांधी के समय, जो कि 1968 में थी, उनका मोटिव ये था कि पूरे देश में ये फैल जाए और वहाँ पर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सबको ये राइट्स मिलनी चाहिए। हालांकि आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में शुरू से ही, ब्रिटिश इंडिया से पहले भी महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, बट उन्होंने ये भेदभाव जो है वो ख़त्म किया था। किसने? एनपीई 1968 में, जिसमें आगे इंप्लीमेंट करके ये कर दिया गया कि जितनी भी महिलाएं करती हैं, या यहाँ तक कि थर्ड जेंडर के लिए भी बनाया गया था कि वो भी इसमें एजुकेशन ले सकते हैं। जेंडर भी मैटर नहीं करता है और एज भी मैटर नहीं करती है कि आप किस एज के हैं, आप किसी भी एज के तो आप अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं। बस आपको नियर बाय जो सेंटर उसमें जाके अप्रोच करना होगा, उसमें जाके इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। और मैं अपने सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि ये इनमें इस टॉपिक में कभी भी कुछ आपको प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। इसका जो स्क्रीनशॉट है मैंने कमेंट में डाल दिया है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ लेना। बाकी इसमें तो अब कुछ ऐसा बचा नहीं। बाकी मैं इस क्वेश्चन के लिए कहूँगा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, इस क्वेश्चन को आप लोग सिर्फ याद ना करें, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करें, फॉलो भी करें, इफ़ यू आर रियली अ गुड टीचर। सो नाउ वी कम टू द टॉपिक कि हमारी ये चीज़ें हो चुकी हैं और नेक्स्ट क्लास में हम UT4 और UT5 पे वीडियो बनाएंगे। तब तक आप ये टॉपिक पढ़ते रहिए, किसी न किसी टॉपिक से लिंक्ड रहिए और इस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं क्वेरीज में जाके, कमेंट में जाके। और नेक्स्ट यूटी जो है UT4 UT5 वो आप पढ़ते रहिए। जल्द ही हम उस नेक्स्ट UT पे वीडियो बनाने वाले हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।